वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मानव हिंदी क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं से पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। ये हम मानते हैं कि किसी भी कहानी को लिखने के लिए उसमें कुछ कहानी ज़रूरी है, उसमें कैरेक्टर्स ज़रूरी हैं, अर्थात उसमें जो व्यक्ति हैं उनका होना ज़रूरी है और किसी ना किसी घटना का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यशपाल जी ने जो हमें एक नई चीज़ बताई है वो ये बताई है कि कहानी को लिखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि घटना होनी चाहिए या कहानी होनी चाहिए, और ये उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में बताया है। व्यंग्य माने एक टोंट, एक कटाक्ष, एक मस्ती का माहौल जो उन्होंने यात्रा करते हुए एक नवाबी व्यक्ति के साथ महसूस किया, उसी को उन्होंने इस कहानी में पिरोकर हमारे सामने व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया है। यशपाल जी एक नई सोच को सामने लाने में एक सक्षम लेखक थे, तो उसी सोच का एक उदाहरण उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। तो ये कहानी जो है वो सामंती समाज को दिखाती है। सामंती समाज यानी कि राज करने वाला अमीर नवाबों का, जिनके अब समय चला गया है, अब नवाबी ख़त्म हो गई है, परंतु उनका जो अंदाज है, जो उनका लहजा है, वो उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी उसमें जी रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर यशपाल जी ने इस पाठ के माध्यम से एक व्यंग्य रूप में प्रस्तुत की है। देखते हैं। अब पाठ के शुरू में होता क्या है कि लेखक को कुछ दूर जाना होता है अपने घर से, तो वो भीड़ से बचने के लिए लेखक जो होता है वो सोचता है कि उसे कुछ ऐसा स्थान, एकांत मिल जाए जहाँ पर वो बैठकर अपनी नई कहानी के बारे में सोच सके। यही सोचते हुए लेखक को जहाँ जाना था, उन्होंने क्या किया, भीड़ से बचने के लिए एक लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का महंगा टिकट खरीद लिया। देखिए, और जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहाँ पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। तो होता क्या है, लेखक के मन में था कि वो ये डिब्बा खाली है, वो इसमें चढ़ गए कि शांति से बैठेंगे और आसपास जो ट्रेन चलेगी, जो प्राकृतिक दृश्य होंगे, नेचर होगा, उसे देखकर वो अपनी नई कहानी के बारे में सोचेंगे। पर जैसे ही वो डिब्बे में घुसे, उनके अरमानों पर ठंडा पानी पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि वहाँ तो पहले से ही एक नवाबी लखनवी नवाब पालथी मारकर आराम से बैठे हुए थे और सामने क्या रखा हुआ था उनका, एक तौलिए पर 2 ताजे ताजे खीरे रखे हुए थे। अब बच्चा, किसी भी कहानी को समझना है तो ऐसा कीजिए, आप उस कहानी को अपनी एक सोच में लेके आइए, उसको देखिए कि आपके सामने वो घटित हो रही है। अब आप सोचिए कि आप ट्रेन में एक नवाबी बैठा हुआ है, लखनवी नवाब बैठा हुआ है और सामने उसने क्या किया हुआ है, खीरे रखे हुए हैं, किस पर, तौलिए पर। तो आपको कहानी बड़ी जल्दी से पता चलती जाएगी, समझ में आ जाएगी, आसान लगेगा आपको। ये एक बहुत गुरु मंत्र है कहानी को आसानी से अपने अंदर उतारने का। अब आगे क्या होता है, लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली खाली सीट पर बैठ गए। अब जैसे लेखक को था कि गाड़ी में खाली होगा, ऐसे ही नवाब साहब भी वहाँ खुश थे कि आराम से अपने खीरे खाएंगे और जो सफ़र है उसका आनंद लेंगे, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब दोनों के जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए। अब लेखक भी बैठ गए, बोले नवाब साहब नहीं तो लेखक भी नहीं बोले। अब लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, क्योंकि लेखक के पास तो यही है ना, कल्पनाओं में ही वो कहानी बुनते हैं। इसलिए वो उनके आने से नवाबी साहब
को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे कि उनको मेरे आने से जो नवाब साहब बैठे हैं उन्हें क्या क्या लग रहा होगा। और वे सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा की होगी मेरी तरह, इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया, क्योंकि लेखक भी तो यही सोचकर चढ़े थे ना उस ट्रेन में कि एकांत होगा। तो अब लेखक क्या कर रहे हैं, अपनी सोच छोड़कर कि नवाब साहब के दिमाग में इस टाइम क्या क्या चल रहा होगा उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो नवाब साहब थे उन्होंने देखा कि ये सफ़ेद पोश यानी कि साफ सुथरे कपड़े वाला एक व्यक्ति सेकंड क्लास में सफ़र कर रहा है। उन्होंने तो अकेले सफ़र में अच्छे से समय गुजारना था और यही सोचकर 2 खीरे खरीदे थे। परंतु अब कौन बैठ गया वहाँ पर, लेखक। अब उसके सामने नवाबी ठाठ और खीरे खाए, तो ये तो नवाबी शान के खिलाफ था। अब यही सोच रहे थे, क्योंकि नवाब जो होते हैं वो अपना एक रुतबा दिखाने के लिए, चाहे अब नवाबी नहीं रही, सामंती नहीं रही, पर उनको वो अभी भी लहजा उनकी ज़िंदगी में था। तो नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहा था। कनखियाँ मतलब कि आँख, हम सामने देखते देखते थोड़ी सी नज़रें तिरछी करके साथ वाला क्या कर रहा है हम देख लेते हैं, ये हम सब की आदत होती है। तो वही काम क्या कर रहे थे, लेखक कर रहे थे, क्योंकि लेखक को तो एक कहानी का मुद्दा चाहिए था और वो क्या कर रहे थे इस टाइम, नवाब साहब के दिमाग को पढ़ने की कोशिश। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उस पे ज़ीरा लगा, नमक मिर्च और तौलिए पे करीने से सजाया। अब क्या हुआ, लेखक ने मना कर दिया नहीं खाना। अब क्या किया नवाब साहब, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि नवाब साहब के खीरा काटने का अंदाज बताइए। तो यहाँ पर उन्होंने बड़े, आप सोचिए कि सामने रखा हुआ टॉवल धोया है, अच्छे से काटा है, उन पे नमक मिर्च लगाया है, और उसके बाद नवाब साहब ने एक बार और फिर से लेखक को खाने के लिए पूछा। लेखक ने पहले मना किया था, तो इसलिए अब आत्मसम्मान, अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए इस बार उन्होंने क्या कह दिया कि मेरा पेट खराब है, तो इसलिए मैं खीरा नहीं खाऊंगा। तो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से लेखक ने मना कर दिया। तो अब आगे क्या होता है, अब अगर लेखक ने मना कर दिया तो अब नवाब साहब अगर उस खीरे को खाएं कि एक आम इंसान उसे मना कर रहा है और नवाब, बड़े लोग यानी नवाब साहब उस खीरे को खाए, तो उनकी नवाबी के खिलाफ था। तो अब लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्च लगे उन खीरे के टुकड़ों की तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब उन्होंने तो अकेले में खाना था, अब लेखक ने मना कर दिया, अब उसे खा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद नवाब साहब ने खीरे की एक एक फाक को, टुकड़े को उठाकर होठों तक ले गए और उन्हें सूंघा। स्वाद का आनंद लेने के लिए जब हम किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सूंघते अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि हमारे अंदर तक वो खुशबू बस जाए। और वही नवाब साहब ने किया, अपने पलकें मूंद ली और उन्हें अच्छे से सूंघा। और जो इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने वो खाना था खीरा, पर अब वो खा नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ से क्या हुआ, उनके मुंह में पानी भी भर आया और उस मुंह में आए पानी को गटक करके वो गले के नीचे ले गए और फिर उन्होंने वो सारे टुकड़े जो खीरे के थे वो खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद अब उन्होंने तौलिए से अपने होठों को पोंछा और बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा
जैसे लेखक को कहना चाह रहे हो, यही है खानदानी रईसों का तरीका, अर्थात बिना खाए उसको सूंघा और सिर्फ बाहर फेंक दिया। जबकि वो क्या दिखाना चाह रहे थे लेखक को कि एक मामूली आदमी जब इसे नहीं खा रहा तो हम नवाब होकर इसे कैसे खा सकते हैं। और उन्होंने इस तरह से अपनी नवाबी का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहा लेखक के सामने। अब नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल करने से ही खाया तो है नहीं, उसकी तैयारी की, उसे कैसे उन्होंने सूंघा, उससे वो थक गए और फिर वो लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल सकता है। तो अब क्या हुआ, लेखक ने वो खीरा नवाब साहब ने सूंघा और उससे उनका पेट भर गया। तो लेखक को ये बात बहुत ही हैरानी वाली लगी। तो यही सोचकर लेखक के भी ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु की उनकी दिमाग की एक अंदर से खुल गया कि अगर बिना कुछ खाए, बिना खीरे को खाए उसकी सुगंध स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो इसी प्रकार बिना किसी विचार के, घटना के, कथा वस्तु के, पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी लिखी जा सकती है। जैसे बिना खाए पेट भर सकता है, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि बिना सोचे कहानी भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर एक व्यंग्य है और लेखक ने क्या किया है, सामंती प्रथा जो दिखावे पर विश्वास करती है उसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि दिखावा करने के लिए चाहे वो प्रथा चली गई है, कैसे अपना ना खाकर भी उसको दिखाया कि पेट भर गया। तो होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय।